नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 19 वीडियो आ चुके हैं। आज का लास्ट वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारे पास प्रश्न 951 नंबर। निम्न में से पौधों का प्रजनन अंग है, तो निम्न में से पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास फूल, फल, बीज या कली। तो इनमें से पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? जो हमारे पास पहला ऑप्शन है फूल। फूल के अंदर पौधे की प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में 952 नंबर प्रश्न हमारे पास, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जिन पौधों में फूल या बीज नहीं बनते उनको क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्रिप्टोगैम्स, आर्किडस, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो उनको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 953 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? हमारे पास ऑप्शन फल, फूल, पत्ती और जड़। तो इनमें से पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास पत्ती। पत्ती के अंदर पौधे की श्वसन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद 954 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो किसके द्वारा या किसके अपघटन से मुक्त होती है? हमारे पास ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश। तो किसके द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है? जल के अपघटन से उत्पन्न होती है। उसके बाद में हमारे पास 955 नंबर प्रश्न, बटनी के स्तंभ किस में पाए जाते हैं? तो बटनी के स्तंभ किस में पाए जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन वृषण में, गुर्दा में, अंडाशय में या यकृत में। तो किस में पाए जाते हैं बटनी के स्तंभ? गुर्दा में या किडनी में पाए जाते हैं। और मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद में हमारे पास 956 नंबर प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का भार बढ़ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास भार घट जाएगा, चाल बढ़ जाएगी या ऊर्जा कम हो जाएगी। तो वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं का भार घट जाएगा और वो तेज गति से गति करने लग जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास 957 नंबर प्रश्न, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि 1 नंबर ऑप्शन, ये आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ये शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर लेते हैं, ये पसीना सोख लेते हैं। तो गर्मियों में सफेद कपड़ा क्यों पहना जाता है? जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। उसके बाद में हमारे पास 958 नंबर प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक BP बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक FP फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। तो सेल्सियस मापक्रम में जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक BP पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक जो जल का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 959 नंबर प्रश्न है, बर्फ में स्कोटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक 1 नंबर ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन बढ़ जाता है या घट जाता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 960 नंबर प्रश्न है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है। तो पानी का ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है? हमारे पास ऑप्शन 373.16 केल्विन, 273.16 केल्विन
273.16 273.16 फ़ारेनहाइट। तो इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन 273.16 केल्विन, ये पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है। उसके बाद में हमारे पास 961 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। 1 नंबर ऑप्शन उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, या उसके अणुओं के कुल वेग का। तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 962 नंबर प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। 2 नंबर ऑप्शन है कि क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। 3 नंबर है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो जो 3 नंबर ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 963 नंबर प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। हमारे पास ऑप्शन दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। 2 नंबर ऑप्शन दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। 3 नंबर दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 4 नंबर ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इनमें से हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने से क्या होता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 964 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, द्रव के ताप पर, या उपयुक्त सभी कारकों पर। तो किस पर निर्भर करती है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर इन सभी कारकों पर निर्भर करती है। वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर और द्रव के ताप पर निर्भर करती है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 965 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हमारे पास ऑप्शन ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन, ठोस का गलनांक या ठोस का क्वथनांक। तो किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 966 नंबर प्रश्न, जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, 1 नंबर ऑप्शन क्या प्रभाव पड़ता है आयतन पर, लगातार घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 3 नंबर ऑप्शन लगातार बढ़ता है। 4 नंबर ऑप्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल को जब 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद में हमारे पास 966 नंबर प्रश्न है, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास ऑप्शन जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, सदैव
100 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 नंबर आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है, जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, कब लागू होता है शीतलन नियम न्यूटन का? 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, ताप में अंतर बहुत ज्यादा हो, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता। 3 नंबर ऑप्शन, ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो, या 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का जो शीतलन का नियम है वो तभी लागू होगा जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 969 नंबर प्रश्न है, रुधिर के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? जो मानव के अंदर रुधिर पाया जाता है उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? मानव शरीर में 5 लीटर रुधिर पाया जाता है, बिल्कुल सही है, लगभग 5 लीटर ही रुधिर पाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है, मानव शरीर के भार का 7 से 8% होता है। यह मानव शरीर के भार का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है, रुधिर के ठोस भाग को कणिकाएं कहते हैं, बिल्कुल सही है। रुधिर के 2 भाग होते हैं, एक तो जो द्रव भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस भाग होते हैं उनको कणिकाएं कहते हैं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और 4 नंबर ऑप्शन है, यह ठोस संयोजी ऊतक होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है गलत हो जाएगा, क्योंकि रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में 970 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के हृदय के बारे में असत्य कथन है। मनुष्य का जो हृदय होता है उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास, मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के समान संरचना है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 2 नंबर, कोरोनरी धमनी हृदय में रुधिर लेके आती है, इसमें दिक्कत आने से हृदय आघात हो जाता है, बिल्कुल सही है। जो हृदय होता है उसमें कोरोनरी जो धमनी होती है वो ही रुधिर लेके आती है, और इसमें रुधिर का जमाव होने से हृदय आघात होता है। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन हमारे पास, इसका वजन 300 ग्राम होता है, बिल्कुल सही है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। 4 नंबर ऑप्शन है, मनुष्य का हृदय 2 कोष्ठीय होता है, यह गलत है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। 2 ऊपर वाले कक्ष आलिंद होते हैं और 2 नीचे वाले कक्ष नीलिया होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में गलत कथन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन एवं भोजन का अपचित भोजन का बहिर्त्याग होता है, बिल्कुल सही है पहला, कि इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अपचित भोजन का वही त्याग होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि पाचन जो तंत्र है उसी के अंदर क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, अंदर जाएगा भोजन, उसके बाद पाचन होगा, फिर क्या होता है, अपचित भोजन का बहिर्त्याग होता है। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है, बिल्कुल सही भाग है, सही ऑप्शन है कि पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा जो भाग होता है, पेशीय भाग होता है, वो कौन सा भाग होता है? आमाशय होता है। इसके अंदर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रुकता है। और लंबा भाग पूछे तो वो आंतें होती है और छोटी आंत होती है। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। पाचन तंत्र जो होता है मनुष्य का वो 2 भागों में बंटा रहता है। एक तो होती है आहार नाल, और दूसरा जो भाग होता है वो है पाचक ग्रंथियां। तो 2 भागों में पाचन तंत्र बंटा होता है, तो यह भी सही है। उसके बाद में पाचन तंत्र का अधिकांश माध्यम अम्लीय होता है, यह गलत है, क्योंकि पाचन तंत्र का जो माध्यम होता है, अधिकांश माध्यम होता है, आंतरिक माध्यम, वो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास 972 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में भोजन के पाचन होने का सही क्रम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है उसका सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो भोजन का जो पाचन होता है इनमें किस किस अंग में होता है। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ए के अंदर दे रखा है, मुख गुहा, ग्रास नली, 4 नंबर छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यह तो नहीं होता क्योंकि अमाशय इसमें नहीं दे रखा। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है मुख गुहा, अमाशय और उसके बाद में बड़ी आंत और इसमें छोटी आंत का नहीं दे रखा है। उसके बाद में हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन है वो है मुख गुहा, उसके बाद में अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है, पाचन का सही क्रम होता है वो होता है, सबसे पहले भोजन का जो पाचन होता है वो भौतिक पाचन होता है, वो मुख गुहा में होता है दांतों के द्वारा, उसमें लार द्वारा एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। उसके बाद में ग्रास नली जो होती है उसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो ग्रास नली इन कर्मों में नहीं शामिल होगी क्योंकि ग्रास नली मुख गुहा से अमाशय में भोजन को पहुंचाने का केवल काम करती है। तो उसके बाद में जो मुख गुहा के अंदर पाचन होने के बाद अमाशय के अंदर एंजाइमों द्वारा पाचन होता है। यहाँ पर पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं जठरस के अंदर, वो भोजन का पाचन करते हैं। उसके बाद में भोजन का पाचन छोटी आंत के अंदर होता है, छोटी आंत की ग्रहणी में होता है जहाँ पर अग्नाशय रस स्त्रावित होता है। अग्नाशय रस के अंदर इरेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद में बड़ी आंत के अंदर पाचन होता है। बड़ी आंत के अंदर केवल जल का अवशोषण होता है और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो हमारे पास ग्रास नली को छोड़कर बाकी सभी हो जाएंगे मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद में 973 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस बल के कारण 2 छोटी बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस बल के कारण 2 छोटी बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती है। ऑप्शन है हमारे पास पहला घर्षण बल, उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन संसंजक बल और 3 नंबर ऑप्शन संपर्क बल और 4 नंबर संगामी बल। तो इनमें से जो 2 नंबर ऑप्शन है सहसंजक बल, सहसंजक बल के कारण 2 छोटी छोटी बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। सहसंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। उसके बाद में हमारे पास 974 नंबर प्रश्न, खनिज तेलों के शोधन में अधिकतम प्राप्त होने वाला पदार्थ है। खनिज तेलों का जो शोधन किया जाता है उसमें अधिकतम प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन गैसोलीन, केरोसिन, डीजल या पैराफिन। तो खनिज तेलों के शोधन में अधिकतम प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, गैसोलीन होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 975 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्रण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो स्टेनलेस स्टील है वो किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, लोहा, क्रोमियम तथा निकल का। 2 नंबर ऑप्शन है तांबा, लोहा, क्रोमियम तथा निकल का। 3 नंबर ऑप्शन कार्बन, लोहा, क्रोमियम तथा तांबा का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किसका मिश्रण होता है, कार्बन, लोहा, क्रोमियम तथा निकल का मिश्रण होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 976 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका के कितने प्रतिशत एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं।
तो कोशिका के कितने प्रतिशत एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन 10%, 20%, 40% और 70%। तो कोशिका के अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं? 70% पाए जाते हैं। उसके बाद है 977 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अवस्था में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? तो किस अवस्था में कम हो जाता है? हमारे पास ऑप्शन तापमान बढ़ने पर बिल्कुल कम हो जाएगा, सूर्य के तेज प्रकाश में बिल्कुल कम हो जाएगा, उसके बाद आर्द्रता बढ़ने पर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इन सभी के कारणों से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद 978 नंबर प्रश्न है, गुद्देदार फलों के पकते समय श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, इसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो गुद्देदार फल होते हैं उनके वो पकते हैं तो श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। किस कारण हो जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्लाइमेट्रिक वृद्धि, सिग्माइड वृद्धि, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनीकरण के कारण। तो किस कारण श्वसन की क्रिया तेज हो जाती है? जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, क्लाइमेट्रिक वृद्धि के कारण श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास गर्मियों में वाहनों के ट्यूब के अचानक फटने का कारण है। गर्मियों में ट्यूब क्या होते हैं? अचानक फट जाती है। क्यों फटती है? हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन, ट्यूब में हवा का संकोचन, ट्यूब में हवा का प्रसार, वायुदाब का घट जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है, ट्यूब में हवा का प्रसार, ट्यूब में हवा का प्रसार होने के कारण ट्यूब फट जाती है। गर्मियों के अंदर क्या होता है कि जो गैस होती है, गैस के अणु को जैसे ताप मिलता है तो उसके अणु की गति, जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। अणु की गति बढ़ने के कारण वो फैलने लग जाती है, उसका प्रसार होने लग जाता है। और जब प्रसार होता है तो वो ट्यूब या गुब्बारे होते हैं वो फट जाते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में ट्यूब अचानक फट जाती है। उसके बाद में 980 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, इस प्रकार से होगा, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के मध्य स्थित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये रीट 2018 के अंदर पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन बुध व शुक्र व पृथ्वी, 3 नंबर ऑप्शन मंगल व बृहस्पति, 4 नंबर बृहस्पति व शनि। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, मंगल व बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, निम्न में से कौन सा प्रत्यास्थ पदार्थ है? इनमें से सोना, चांदी, तांबा या इस्पात। तो प्रत्यास्थ पदार्थ वो होते हैं कि बाह्य बल लगाकर, इनमें से कौन सी ऐसा पदार्थ है जिन पर बाह्य बल लगाकर एक बार तो उसकी आकृति में परिवर्तन कर देंगे, लेकिन जैसे बल हटाएंगे तो वह अपनी वापिस आकृति ग्रहण कर लेगा। तो इनमें से प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? सोना सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है जो दिए हुए हैं इनमें। उसके बाद में हमारे पास 982 नंबर प्रश्न, निम्न में से जलोद्भिद पादप नहीं है। तो जलोद्भिद पादप कौन सा नहीं है? सिंगाड़ा, कमल, बबूल या जलकुंभी। तो इनमें से जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, बबूल, वो जलोद्भिद पादप नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 983 नंबर प्रश्न, ज्वार भाटा आने का कारण है। तो ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? ऑप्शन है हमारे पास, पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, या उपयुक्त सभी। तो ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण आता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 984 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सीमेंट, कांच, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में प्रयुक्त होता है? तो निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सीमेंट, कांच और विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त होता है? हमारे पास ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो इनमें से जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग ऑक्साइड, सीमेंट, कांच और व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास नोबल मेटल के नाम से जाने जाने वाली धातु है। नोबल मेटल का तात्पर्य उत्कृष्ट धातु या राज धातुएं, जो हवा से या वायु, आर्द्र वायु से जिनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इनमें से कौन सी धातु होती है जो सबसे कम क्रियाशील है? तो हमारे पास ऑप्शन है सोना, तांबा, जस्ता या टीन। इनमें से जो सबसे कम क्रियाशील है, जिसका ऑक्सीकरण बहुत ही कम होता है आर्द्र वायु में, तो वो है सोना होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 986 नंबर प्रश्न है, औषधियों में स्नेह के रूप में काम आता है। तो औषधियों में स्नेह के रूप में क्या चीज़ काम आती है? हमारे पास ऑप्शन वेसलिन, गैसोलीन, पेट्रोलियम ईथर या पैराफिन मोम। तो औषधियों में स्नेह के रूप में वेसलिन काम में लिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 987 नंबर प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण होता है। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण जो होता है, या पादपों में सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं वो कवक के द्वारा होते हैं। उसके बाद में 988 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जीवाणु से संबंधित निम्न तथ्यों में कौन सा सही है? तो जीवाणु से संबंधित निम्न तथ्यों में कौन सा सही है? 1 नंबर तथ्य है हमारे पास, सभी जीवाणु सबपोषी होते हैं। उसके बाद में 2 नंबर तथ्य है, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। 4 नंबर है, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो सही हो जाएगा कि जीवाणु होते हैं वो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और किंतु कुछ सबपोषी होते हैं। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो निम्न जो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, उनमें से किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? 1 नंबर ऑप्शन कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या हरे शैवाल में। तो किन में अनुपस्थित होता है केंद्रक? जो 3 नंबर ऑप्शन है जीवाणु। जीवाणु के अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद में 990 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट। तो सर्वाधिक संख्या में इनमें से कौन पाए जाते हैं? जो 3 नंबर ऑप्शन है जीवाणु। तो जीवाणु सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि 1 नंबर ऑप्शन इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है। 2 नंबर ऑप्शन ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन ये वृद्धि कर सकते हैं। 4 नंबर ये गुणन कर सकते हैं। तो विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 92 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम अनुपस्थित किस में होते हैं? 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास कवकों में, विषाणुओं में या स्लाइम मॉडल्स में या जीवाणुओं में। तो एंजाइम अनुपस्थित किस में होते हैं? जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, विषाणुओं में ये नहीं पाए जाते। उसके बाद में 993 नंबर प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है। जो श्वसन मूल्य होती है यानी जिनकी जड़ें क्या करती है, वो श्वसन का काम करती है, किन में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास पान में, चेस्टनट में, जूसिया में या मक्का में। ये इसको जो 3 नंबर ऑप्शन है जूसिया या जनसिया में श्वसन मूल पाई जाती है। उसके बाद में 994 नंबर प्रश्न हमारे पास, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है।
तो हमारे पास ऑप्शन 1 नंबर मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में या अंधकार में। तो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जो 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, मूल शीर्ष के ठीक पीछे अधिक वृद्धि होती है। उसके बाद में हमारे पास 995 नंबर है, परागण है। परागण क्या चीज है? पोलेन ग्रेन्स क्या है हमारे पास? 1 नंबर ऑप्शन अपूर्ण विकसित नर युग्म कोदविद। उसके बाद में अपूर्ण विकसित भ्रूण बीजाणु मात्र कोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका। तो इसमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि परागण क्या होते हैं? अपूर्ण विकसित नर युग्म कोदविद होते हैं। 996 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजवर्ण विकसित होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजों के बीजवर्ण विकसित होते हैं। तो निषेचन के पश्चात बीजों के बीजवर्ण कहाँ से विकसित होते हैं? हमारे पास ऑप्शन अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, विभाग से या बीजांड से। तो बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं? अध्यावरणों से विकसित होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 997 नंबर है, द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन विकसित होता है। किसमें होता है? हमारे पास ऑप्शन ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या आवर्त बीजियों में। तो जो द्विनिषेचन होता है वो किस में होता है? आवर्त बीजियों में होता है। एंजियोस्पर्म के जो पादप है उनमें यह पाया जाता है। उसके बाद 998 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है, प्रश्न अनिषेक जनन पार्थेनोजिनेसिस होता है। किस में होता है? क्या होता है अनिषेक जनन? हमारे पास ऑप्शन हार्मोन के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन या बिना निषेचन के अण्डाणुओं का परिवर्धन या बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। तो अनिषेक जनन क्या होता है? अ से अर्थ अनिषेक यानी बिना निषेचन के अण्डाणुओं का परिवर्तन होना। ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अंग्रेजी नाम भी याद रखना आप, पार्थेनोजिनेसिस। उसके बाद में 999 नंबर प्रश्न है, बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन सिनेजिनेसिस, पार्थिनोकोर्पी, एपोस्पोरी और एपोगेमी। तो इनमें से हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है पार्थेनोकोर्पी कहा जाता है कि बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होना। उसके बाद में आज के वीडियो का 1000 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो अनिषेक फलनीय कौन सा फल है? ऑप्शन है हमारे पास केला, सेब, सहतूत या स्ट्रॉबेरी। तो अनिषेक फलनीय कौन सा फल है? जो 1 नंबर ऑप्शन है केला। केला क्या है? अनिषेक फलनीय फल है। तो ये थे हमने जो महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उनके 1000 प्रश्न। जिन साथियों ने ये प्रश्न नहीं देखे हैं तो एक बार सभी वीडियो जरूर देखें। ये प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी वीडियो को देखें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों में इनको शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।